ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में वर्ल्ड वॉर 2 को कवर किया कि वर्ल्ड वॉर 2 में कि क्या उसकी सिचुएशन बनी, क्यों होता है, क्यों हुआ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 होता है। ऐसा हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 होता है। मुसोलिनी कौन था, आया कैसे पावर में, हिटलर कौन था, आया कैसे पावर में, वर्ल्ड वॉर 2 के को ट्रिगर पॉइंट क्या बनता है, ये सब हम लोगों ने जाना अभी तक। अब हम लोग देखते हैं कि वॉर क्या हुआ और वॉर का आफ्टर मैथ क्या हुआ। अब देखिए, जब पोलैंड पे अटैक होता है तो पोलैंड के जो दोस्त थे यानी यूके और फ्रांस आ जाते हैं पोलैंड के सपोर्ट में। भैया हमारे दोस्त के ऊपर अटैक कैसे किया तुमने, भैया हम आ जाते हैं तुम्हारे विरोध में। अब देखेंगे आप कि आफ्टर द इन्वेजन ऑफ पोलैंड, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश आर्मीज अटैक्ड जर्मनी। इन लोगों ने बॉर्डर को वायोलेट करके अंदर घुस गए बॉर्डर के। अब हुआ क्या, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भीषण युद्ध होता है। अब भीषण युद्ध के बाद आपको कुछ ही दिनों बाद कुछ ये सेल्फी, उस टाइम तो सेल्फी होती नहीं थी, तो उस टाइम की आप पिक्चर देखें कि ये मिलती है एडोल्फ हिटलर आईफिल टावर के बगल में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फ्रांस में नाजी जर्मनी का फ्लैग क्यों लहरा रहे हैं। यस, अगर आपने गेस किया तो फिर आप एकदम सही कह रहे हैं। जो फ्रेंच एंड दी ब्रिटिश आर्मी जिन लोगों ने अटैक किया था, उसी फ्रांस को जीत लिया जर्मनी ने। फ्रांस ने सरेंडर कर दिया कुछ चंद हफ्तों की लड़ाई के बाद, 6 हफ्तों की लड़ाई के बाद। और आपको हिटलर फोटो खिंचवाता हुआ देखता है और एकदम ग्रैंड एंट्री के रूप में होते हैं एंट्री हिटलर की फ्रांस में। फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा मेजर पोर्शन जीत लेता है हिटलर, या फिर कहा जाए तो फिर जर्मनी। और आप देखेंगे कि केवल 6 वीक्स की फाइटिंग के बाद 25 जून 1940 को जो फ्रांस था उसने सरेंडर कर दिया। अब आप देखेंगे फ्रांस में हालात क्या बनते हैं। देखिए, फ्रांस में जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल इतना पार्ट बचा था फ्रांस का। जो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये केवल इतना पार्ट बचा था फ्रांस के पास, बाकी सब हिटलर ने ले लिया। यहाँ तक कि उसकी राजधानी पेरिस भी, जिस फ्रांस ने एक टाइम पे उसका इतने सारे गोल्ड रिजर्व छीन लिए थे, राइनलैंड तब भी छीन लिया था। अब इस टाइम तक आते आते हिटलर ने उसी फ्रांस पे चढ़ाई कर दी और एट द एंड हिटलर जीता भी है फ्रांस को। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी थी उसको भी जीत जाता है, और पेरिस पे चढ़ाई करने के बाद आपको कुछ हिटलर इस तरीके से पिक्चर खिंचवाता हुआ मिलता है। अब देखिए, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया और फ्रांस ने बोला कि भैया मेरे मुंह से निकल गई थी, गलती हो गई थी, ज़बान टूट गई थी। फ्रांस ये बोलता है। अब हुआ क्या कि फ्रांस और यूके भाई साहब ऐसे खड़े हैं कि अरे यार करे क्या, जर्मनी हिटलर तो आ गया। अब फ्रांस और ब्रिटेन आके साथ में आते हैं और लोग बोलते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, यूएस की ये लोग मदद मांगते हैं। इन्होंने बोला कि यूएस की हमें मदद चाहिए, यूएस बस अपनी मदद दे दो, अपनी सप्लाईज दे दो, अपने वेपन्स दे दो, बस हमें बस यही चाहिए। इन्होंने बोला कि हमें हमारी हेल्प चाहिए। अब जैसा वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस और यूके भीख मांगते हुए यूएस के पास दौड़ते दौड़ते गए थे, भैया हेल्प कर दो, इस टाइम भी वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस और यूके भीख मांगते मांगते जाते हैं यूएस के पास फिर से कि भैया इस बार सपोर्ट कर दो। अब देखिए, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूरोप में क्या चल रहा था। हम लोगों ने जापान भी तो पढ़ा था। जापान में क्या चल रहा था, देखिए, जापान के एम्परर थे हिरोहितो, बट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जो वहाँ के पहले मिलिट्री जनरल भी थे, वो थे हिदेकी तोजो। आप कंफ्यूज मत होइएगा नाम पे। जो एम्परर थे, राजा थे वहाँ के, वो थे हिरोहितो, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हिदेकी तोजो। तो ये चीज़ होती है वहाँ पे। अब जापान ने ना बोला कि यार ये सही मोमेंट है, जो उस टाइम इन लोगों ने मुझे लैंड देने से इनकार कर दिया था, बदला लूँगा मैं। जापान ने अपनी आर्मीज़ के साथ और अपनी एयरफोर्स के साथ जो यूएस का एक पर्ल हार्बर था इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे बॉम्बिंग्स हो जाते हैं। ये यूएस का बेसिकली नेवल बेस था जहाँ पे जापान अटैक कर देता है,
और यहाँ पे यूएस में बहुत ही ज़्यादा मातम छा जाता है कि ये क्या हो गया। अब यहीं पे आप देखेंगे कि एक तो ये चीज़ होती है, और जो यूएस सप्लाईज भी भेज रहा था ये फ्रांस को और यूके को युद्ध के लिए, उनमें अब जर्मनी देखता है कि यार ये लोग अभी तक तो अब एकदम से इतना अच्छा रेजिस्टेंस कैसे देने लगे, ये लोग वॉर में अच्छा से पहले तो हारने लगे थे, अब एकदम से जीतने कैसे लगे। फ्रांस और यूके को पता है क्या मिल रहा था, फ्रांस और यूके को यूएस की मदद मिल रही थी। जर्मनी ने ये चीज़ नोटिस की और जर्मनी ने बोला भैया इन्हीं लोगों को बम कर दो, अगर इनके सप्लाईज ही नहीं आएंगे तो फिर ये ऑब्वियसली हार जाएंगे। अब जो जर्मनी था ना, उसने अटैक करना शुरू कर दिया जो यूएस की सप्लाईज थी, सप्लाई शिप जो आती थी पूरे अटलांटिक ओशन से, उनको अटैक करना शुरू कर दिया। अब यूएस ने बोला मैं झुकेगा नहीं, यूएस ने बोल दिया कि मैं झुकेगा नहीं। यूएस ने दिसंबर 1941 में आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के और जापान के खिलाफ। उसने बोला कि अब मैं बदला लूँगा ज़रूर। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे दिसंबर 1941 तक आते आते यूएस घुस गया युद्ध में। अब यहीं पे आप देखोगे ना, जून 1941 तक आते आते 22 जून 1941 को यूएसएसआर पे नाजी जर्मनी हिटलर ने अटैक कर दिया। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट जब स्टालिन को, जो सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर थे, जब उन्होंने आके बताया था स्टालिन को कि सर जो आपका भाई था, जिसको आप अभी तक भाई कह रहे थे, अब उसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, अब क्या करना है। ऑपरेशन बाबारोसा के तहत अटैक कर देता है नाजी जर्मनी सोवियत यूनियन के ऊपर। अब हम लोग पूरी कहानी तो नहीं जानेंगे कि एक वॉर कौन सी हुई, कौन सी बैटल हुई, किसमें कौन जीता, बट हम लोग मेजर चीज़ें हम लोग उनको देख लेते हैं। एक बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुई थी। कब हुई थी? बैटल ऑफ स्टालिनग्राड होती है। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में नाजी जर्मनी जो था ना, और जो जोसेफ स्टालिन का सोवियत यूनियन था, वो दोनों आ जाते आमने सामने। वो लोग कहते हैं कि आओ तुम मतलब नाजी जर्मनी कहता है कि तुम जीत के दिखाओ, और सोवियत यूनियन कहता है कि तुम जीत के दिखाओ। यहाँ पे भीषण लड़ाई होती है और इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नियरली 2 मिलियन कैजुअल्टीज एस्टिमेटेड है, 2 मिलियन कैजुअल्टीज़ हुई, बट अभी तक लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना हुआ, क्योंकि आज भी आपको डेड बॉडीज देखने को मिल जाएंगी स्टालिनग्राड के आसपास वाले इलाकों में, जंगल वाले इलाके में। ये चीज़ होती है। 2 मिलियन टोटल कैजुअल्टीज हुई और इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 का। और आप देखेंगे कि अब स्टालिनग्राड में युद्ध क्यों होता है, देख रहे हैं, यहाँ तक अभी कहानी चल रही थी। अब नाजी जर्मनी इससे अंदर घुस गया। ये यूक्रेन था उस समय का, सोवियत यूनियन के अंडर जो आता था, और अब ये यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर तक घुस गया, बाल्टिक सी तक पहुँच गया जर्मनी। अब यहाँ पे ना लेनिनग्राड में युद्ध चल रहा था। लेनिनग्राड, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते थे, जो रशियन एम्पायर की राजधानी थी, अब तो मॉस्को में हो गई, अभी भी है, और उस टाइम सोवियत यूनियन की भी राजधानी थी। तो मॉस्को राजधानी शिफ्ट कर दी जाती है जैसे सोवियत यूनियन आते हैं पावर में, यूएसएसआर। बाकी उससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग थी, जिसको बाद में चेंज करके नाम रख दिया गया लेनिनग्राड। तो लेनिनग्राड में आप देखेंगे कि लेनिनग्राड में भी भीषण युद्ध चल रहा था, और यहाँ पे जो जर्मनी था ना, वो अंदर घुसता चला जा रहा था। अब लोगों को ये भी लगने लगा था कि कहीं सोवियत यूनियन हार तो नहीं जाएगा। इसी टाइम पर जो जर्मनी था, जर्मनी के जो हिटलर के सलाहकार थे, जो आर्मी जनरल से जो उसके साथ हमेशा बने रहते थे, उन्होंने बोला कि सर आप ये जो जॉर्जिया देख रहे हो, ये जो आप आर्मेनिया देख रहे हो, ये जो आप अजरबैजान देख रहे हो, यहाँ पे ना ऑयल की फील्ड्स मिलेंगी, भर के ऑयल है यहाँ पे। आप यहाँ पे घुस जाओ, आपको तेल मिल जाएगा, आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फिर जितना आपको टैंक्स में डालना टैंक्स में डालो, पैसा बनाओ अपना, बस काम खत्म, अपना पैसा भी बनता है, अपना तो आप युद्ध जीत ही रहे हो। अगर आपको पैसा मिल जाएगा तो फिर आप अपने एम्यूनिशन भी खरीद पाओगे, अच्छे से आपका सब कुछ हो भी जाएगा। तो लेकिन हिटलर को ये मंजूर नहीं था। क्यों मंजूर नहीं था भैया? अब दिक्कत पता क्या आ रही थी, जर्मनी में हिटलर कह रहा था
कि जो स्टालिनग्राड देख रहे हो ना, इसका नाम पता है क्यों स्टालिनग्राड रखा गया? जोसेफ स्टालिन के नाम पे। स्टालिनग्राड जोसेफ स्टालिन के नाम पे रखा गया। हिटलर ने बोला भैया इसको जीत लो। अब लो इतनी गजब बेइज्जती होगी स्टालिन की कि भैया अपने नाम पे शहर रखा, अब उसी को नहीं जीत पा, अब आप उसी को खो दोगे तो मतलब ही क्या बनता है? बस थोड़े से ही तो दूर बचा है जर्मनी, फिर जीत जाएगा मॉस्को, फिर सीज ऑफ मॉस्को देखेंगे आप उसकी टाइम होते हुए। लेकिन स्टालिनग्राड में ये होती है वॉर ऑफ ईगो की लड़ाई होती है। हिटलर के जो जनरल थे वो लोग ये कह रहे थे कि भैया नीचे घुस जाओ, नीचे चांस है अपना बढ़िया, इधर तो हम लोग बना ही चुके हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि इधर से अगर ऑफेंसिव करेगा सोवियत यूनियन तो हम लोग इधर से पूरा कवर करते हुए आ जाएंगे, वैसे भी मॉस्को इतना दूर नहीं बचा है। फिर आप उसके बाद भी देखेंगे उस साइड तो पूरा का पूरा सर्बिया है, साइबेरिया है। वहाँ पे जो रशियन एम्पायर, जो रशियन सोल्जर्स हैं, सोवियत यूनियन के सोल्जर्स हैं, वो लोग वैसे ही सूख के मर जाएंगे। उसमें क्या है, बस आप यहाँ पे जीत लो, यहाँ पे ऑयल वगैरह ले लो, बस काम खत्म। हिटलर जो स्टालिन था उसने बोला स्टालिनग्राड ले लो, वॉर ऑफ ईगो। स्टालिन की अगर गजब बेइज्जती हो गई, ऑटोमेटिकली लोगों का भरोसा उठ जाएगा स्टालिन से, ऑटोमेटिकली सब हमारा हो जाएगा। बट स्टालिन भी इसके लिए वैसे ही तैयार था। स्टालिन इसके लिए तैयार था कि भैया ये लोग अटैक करेंगे। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बेसिकली वॉर ऑफ ईगो होती है। अब आप देखेंगे कि इतना बड़ा सोवियत यूनियन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप ये लोग आते जा रहे थे तो सोवियत यूनियन के जो लोग थे ना वो तैयार थे। जो सोल्जर्स थे वहाँ के वो लोग अच्छे से कोट वगैरह पहनते थे कि भैया हम लोगों को ठंडी नहीं लगेगी। बट जो हिटलर के जो सोल्जर थे, जर्मनी के सोल्जर थे, वो लोग अभी तक हाफ शर्ट या फिर बहुत आप देखेंगे कि बहुत हल्के हल्के कपड़े पहन रहे थे, जो गर्मियों में सोल्जर्स की यूनिफॉर्म होती है क्योंकि युद्ध चल रहा था। अब सर्दी आते आते वैसे ही उस इलाके में इतनी सर्दी रहती है, अब आगे ये लोग बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टालिनग्राड का युद्ध वैसे ही हार गए थे। अब इसी में पूरा जर्मनी ने अपनी रिसोर्सेज, अपने एम्यूनिशंस झोंक दिए थे, इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई जर्मनी की। तो धीरे धीरे जर्मनी भी धीरे धीरे पीछे हटता गया। प्लस ठंडी भी बहुत पड़ रही थी, तो फिर वो रशियन एम्पायर को देख भी नहीं पा रहा था। रशियन एम्पायर मतलब सोवियत यूनियन, उस पर उतना ध्यान नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उस तरफ से यूएस भी आ गया, फिर फ्रांस भी आ गया, यूके भी आ गया, तीनों यहाँ से लड़ रहे हैं। सोवियत यूनियन उधर से ठंडी पड़ी है, हमारे सोल्जर्स वहाँ पे सूख के मर रहे हैं, क्या करें भैया, बड़ी मुश्किल आ गई। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाती है मुसीबत। क्या करोगे आप अब जब आप फंस चुके हो? ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आते आते हिटलर फंस गया। जब हिटलर फंस गया तो उसके पास कुछ काम नहीं बचा, क्या करें? और धीरे धीरे यहाँ से आ रहा है सोवियत यूनियन, यहाँ से आ रहा है यूके, यूएस और फ्रांस, काम खत्म इटली का, ये जर्मनी का। तो आप देखिए कि यहाँ नीचे जो इटली था उसने भी अपनी फोर्सेस दी थी, बट वो भी ज़्यादा टाइम तक इटली टिक नहीं पाया। फिर अंदर ही अंदर लोगों ने उससे भी भरोसा उठा दिया, लोगों का भरोसा उठ गया और लोगों ने उसी टाइम मुसोलिनी को रिजेक्ट कर दिया और वहीं पे ख़त्म हो जाती है कहानी, हिटलर की भी मुसोलिनी की भी। कुछ नहीं बचा अब एक्सिस पावर्स के पास। बर्लिन ज़्यादा दूर नहीं था और सोवियत यूनियन की आर्मीज पहले ही एंटर कर जाती हैं बर्लिन में। अब आप देखेंगे कि पहले ना इन लोगों ने जर्मनी में बर्लिन की ओर अपना लगाया कि पहले इसके ऊपर अटैक करते हैं, बाद में जो ये नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि नेदरलैंड्स है, चेकोस्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, जो जो इसने जीता है बाद में उसको कर ले। पहले जर्मनी का जो मेन पावर पॉइंट है उसको हरा दो, बाकी सब अपने आप गिर जाएगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हिटलर शॉट हिमसेल्फ and his wife Eva Braun after only 40 hours of marrying। केवल 40 घंटे हुए थे शादी को। फिर दोनों ने फिर कहानी अलग अलग है कि हिटलर उस टाइम तक मरा नहीं था। हिटलर फिर अर्जेंटीना चला गया क्योंकि कई सारे नाजी आर्टिफैक्ट्स हम लोगों को आज भी अर्जेंटीना में मिल जाते हैं, क्योंकि कई सारे जो नाजी आर्मी जनरल थे वो लोग कई सारे नाजी आर्मी जनरल्स अर्जेंटीना में भाग गए थे, साउथ अमेरिका में छिप गए थे।
आज भी हम लोगों को कई सारे मिल जाएंगे आर्मी जनरल्स, जो लोग आर्मी जनरल्स और फिर आर्मी सोल्जर्स जो उस टाइम आपको मिलेंगे, उस टाइम जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। तो फिर कंट्रोवर्शियल है, उसकी डेथ भी कंट्रोवर्शियल है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों का वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है और हम लोग देखेंगे कि हिटलर डेड। हिटलर को मरने की खबर हर जगह छा गई। हिटलर डेड, वांटेड फॉर मर्डर, फॉर किडनैपिंग, फॉर थेफ्ट एंड फॉर आर्सन। यहाँ पे अखबारों में छप गया हिटलर डेड, हिटलर अब जिंदा नहीं है। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है और जर्मन एम्पायर जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कुछ ऐसा दिखता था, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बेसिकली, एक टाइम तक आते आते पूरे फ्रांस के ऊपर, फिर ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड साइड में, फिर यहाँ सोवियत यूनियन तो घुस गया, फिर ईस्टर्न यूरोप सब कुछ जीत लेता है। एक टाइम तक आते आते केवल इतना सा रह गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इतना पार्ट जो था ना जर्मनी का, ये सब दे दिया गया सोवियत यूनियन के। ये सोवियत सेक्टर बन गया, ये वाला पार्ट बन गया यूएस सेक्टर, ये वाला पार्ट बन गया फ्रांस का सेक्टर और ये सब बन गया ब्रिटेन का सेक्टर। अब बाद में ये जो यूएस, फ्रांस और यूके का जो सेक्टर था, इसी को मिलके बनाया जाता है वेस्ट जर्मनी 1949 में। और यहाँ पे बनता है 1949 में, जहाँ सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, जो कम्युनिस्ट कंट्रोल में था, ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट था, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था। इसी तरीके से जो राजधानी थी बर्लिन को भी बांटा जाता है कि यूएस का क्या होगा, यूएस का सेक्टर क्या होगा, यूके का सेक्टर क्या होगा, फ्रांस का सेक्टर क्या होगा, और उनको मिलके फिर बनाया जाता है वेस्टर्न जर्मनी, वेस्ट बर्लिन, और यहाँ पे बनाया जाता है ईस्ट बर्लिन। और जो ये वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट हम लोगों ने देखा, और ये वाला जो पार्ट हम लोगों ने देखा, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला, ये सब जीत लेता है, ये सब पोलैंड को वापस दे दिया जाता है शांतिप्रिय तरीके से। और फिर उसके बाद जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, कालिनिनग्राड, ये तो अब कालिनिनग्राड दिखाता है, पार्ट कहलाता है अब ये वाला, और ये सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चला जाता है। और आज तो ये रशिया का पार्ट है, कालिनिनग्राड आज भी रशिया का पार्ट है, उस टाइम सोवियत यूनियन को दे दिया गया था। और ये होता है हमारा वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। बट जापान का क्या हुआ? जापान ने भी तो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, उसको भी तो बड़ा एटीट्यूड आ गया था। अब क्या हुआ? बेसिकली हिदेकी तोजो ने, जब तक वहाँ पे भी जापान में अंदर तक एलाइड फोर्सेस घुस आई, जैसे जर्मनी में घुस आई, हिदेकी तोजो को जब पकड़ने के लिए निकली एलाइड फोर्सेस, उन लोगों को एक घर के अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, तो वो लोग खुद एलाइड फोर्सेस घुस गए अंदर, और उनको एकदम से गोली के एकदम से आवाज़ आती है। और जब वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो फिर उन लोगों को कुछ इस तरीके की बॉडी मिलती है हिदेकी तोजो की। ओके, अब होता क्या है, इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसको मरने से रोकने के लिए नहीं, इसको वापस जीवित करने के लिए नहीं, इसको जीवित करके मरवाने के लिए। समझ रहे? हिदेकी तोजो को जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, फिर इसको सही किया जाता है, फिर इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर इसके ऊपर कोर्ट केस चलाया जाता है, फिर इसको फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद इसको इसके जितने भी रिमेन्स थे, बॉडी के जो रिमेन्स थे, उनको जला के जो राख बचती है उसको जो मेडल था, जो एकदम समुद्र के बीच में जाके फेंक दिया जाता है कि लोगों को अगर ये राख फिर से मिल गई ना, तो लोग इसको प्रतीक एकदम से ऐसा सोचेंगे कि अरे भैया ये तो हिदेकी तोजो की थी, जो एक टाइम पे जापान के इतने अच्छे लीडर थे। तो लोग उसको एज अ चिन्ह के रूप में ना यूज़ करने लगे। इस वजह से इन्होंने ये किया कि ओशन के बीच में फेंका ये लोग, कि लोगों को जब मिलेगा नहीं, लोग पूछ भी नहीं पाएंगे। और बेसिकली होता क्या है ना, कि ये तो था हिदेकी तोजो के साथ क्या हुआ। जापान में नागासाकी और हिरोशिमा, द फैट बॉय
द फैट मैन एंड द लिटिल बॉय के नाम से न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स गिराए जाते हैं इन दोनों शहरों के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराए जाते हैं एटम बॉम्ब्स। और कुछ इस तरीके से एंड होता है हमारा वर्ल्ड वॉर 2। अब जापान ने कैसे सरेंडर किया? जापान, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, क्या आप इस पर्सन को पहचान पा रहे हैं? क्या आप यहाँ पे इस पर्सन को पहचान पा रहे हैं? क्या आप पहचान पा रहे हैं? आप खुद सोचिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। देखिए, ये पता है कौन है? इंडिया का लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? यस, ये है लॉर्ड माउंटबेटन। वही माउंटबेटन है जो इंडिया का पार्टीशन करने का इसको काम दिया गया था कि भाई यहाँ इंडिया का पार्टीशन करो फिर वापस ब्रिटेन आ जाओ। यही वो माउंटबेटन है जो पहले, ये एक्चुअली नेवी का इसको काम दिया गया था जापान साइड में, यूके का नेवी का। तो फिर इसने वहाँ पे काम किया और फिर अपना काम करता है और इसी ने सरेंडर करवाया था जापान को और जापानीज़ फोर्सेस को। इसी तरीके से जापानीज सरेंडर, वर्ल्ड वॉर 2 एंड्स। तो आई होप, क्योंकि आप देखें ना कि जो जर्मनी था उसने तो सरेंडर कर दिया था मई, जो यूरोप में जो बैटल हुई थी वो तो मई में ही ख़त्म हो गई थी। बट जो मेन वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है वो एंड होती है कब? वो एंड होती है, आप देखेंगे, अगस्त में। तो अगस्त 1945 को आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है और कुछ इसी तरीके से हम लोगों का वर्ल्ड वॉर 2 का भी पार्ट ख़त्म होता है और फिर हिदेकी तोजो को भी मार दिया जाता है और इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर 2 पार्ट्स में था। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या हुआ, रीजंस क्या थे और बैटल क्यों होती है और प्री वॉर इवेंट्स क्या थे, हम लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी। और हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में जो हम लोगों का जो मेन वॉर होता है और वॉर के बाद क्या होता है, जर्मनी का क्या हुआ, हम लोगों ने वो सब देखा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और वर्ल्ड वॉर 2 हम लोग का पूरा अच्छे से कवर हो गया है। वर्ल्ड वॉर 1 पे भी मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, रशियन एम्पायर पे भी, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं अलग से एक सीरीज़ ले आऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।